स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बेलमेंट यानी कि निक्षेप। नाउ बेलमेंट एंड प्लेज आर टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स that are often confused. Every pledge is a bailment, but every bailment is not pledge. यानी कि बेलमेंट एंड प्लेज निक्षेप और गिरवी का अनुबंध। Bailment means a delivery of goods from one person to another for a special purpose, whereas pledge means delivery of goods as security for the payment of debt or performance or a promise. Pledge is a special kind of bailment. Meaning of bailment. A bailment is a special contract defined under Section 148 of the Indian Contract Act 1872. By bailment, we means delivery of goods from one person to another for a special purpose on the contract that they shall reimburse the goods on the fulfillment of the purpose or dispose of them as per the direction of the bailier. Now, what is bailment? Before knowing it, first we will know what is bailment, how we use it in our daily life. निक्षेप का अनुबंध क्या है? आपने देखा होगा कि हम अपने दैनिक जीवन में निक्षेप के अनुबंध करते ही रहते हैं, हमें ये पता ही नहीं होता। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से कभी कोई पेन लेते हो, कभी आपको ज़रूरत है, आपने अपनी बाइक ली, आपने अपनी बाइक अपने दोस्त को दी, या कई बार ऐसा होता है कि आपको नोट्स की ज़रूरत है, आपने अपने फ्रेंड्स से नोट्स लिए या उसे नोट्स दिए। कभी कभी ये सब तथा अन्य कई वस्तुएं हम बाज़ार से किराए पर भी प्राप्त करते हैं, जैसे हम कभी स्कूटर का, गाड़ी का उपयोग करते हैं और ये चीज़ें हम किराए पर भी लेते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी वस्तु जो है दूसरे के पास सुरक्षा या देख रेख या मरम्मत के लिए छोड़ आते हैं। ये सभी एक अनुबंध को जन्म देते हैं, जिनमें या तो हम अपनी वस्तु को किसी उद्देश्य के लिए अल्पकाल के लिए सौंप देते हैं, या हम क्या करते हैं, हम दूसरे व्यक्ति की वस्तु को प्राप्त करते हैं और उद्देश्य पूरा होने पर उसे लौटा देते हैं। तो ऐसे सभी अनुबंधों को निक्षेप के अनुबंध के नाम से जाना जाता है। यानी कि निक्षेप के अनुबंध में हम क्या करते हैं कि अपनी वस्तु या तो हम किसी को देते हैं या हम किसी से वस्तु लेकर आते हैं और जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है उसे लौटा दिया जाता है। जो हमारा सेक्शन 148 है उसमें क्या कहा गया है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, यानी कि दो व्यक्ति हो गए, बेली और बेलियर, किसी उद्देश्य से, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। जैसे आपको नोट्स की आवश्यकता थी, आपको पढ़ना था, आपने अपने फ्रेंड से कोई बुक ली, आपको यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन तक जाना है या बस स्टैंड तक जाना है, आपने अपने दोस्त की बाइक ली, तो यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई उद्देश्य है। उद्देश्य से अनुबंध पर माल सुपुर्द करता है कि उस निश्चित उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल की सुपुर्दगी देने वाले को माल वापस लौटा दिया जाएगा अथवा उसके निर्देशानुसार उस माल की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो ऐसे अनुबंध को हम निक्षेप का अनुबंध कहते हैं। तो जो सेक्शन 148 की परिभाषा है, इसको हम अभी डिटेल में निक्षेप के आवश्यक तत्व, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट के अंतर्गत हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ द वर्ड बेलियर, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड बेलियर विच मीन्स टू डिलीवर। द मीनिंग ऑफ बेलमेंट इज हैंडिंग ओवर और चेंज ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। निक्षेप शब्द अंग्रेजी के बेलमेंट शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बेलियर शब्द से हुई है। बेलियर का अर्थ है सुपुर्दगी देना, टू डिलीवर। इसलिए निक्षेप अनुबंध वह है जो किसी वस्तु की सुपुर्दगी से
उत्पन्न होता है। नाउ द पर्सन who delivers the goods is known as the bailier and the person to whom the goods are given is known as bailee and the property bailed is known as the bailed property. Now next is essential of bailment. जो है हमारा बेलमेंट है, निक्षेप का अनुबंध है, उसके आवश्यक तत्व। फर्स्ट इज देयर शैल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वह किसी दो व्यक्तियों के मध्य होना चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स होना आवश्यक है। सेकेंड इज द गुड्स शैल बी डिलीवर्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। अब जो गुड्स हैं उनको किसी स्पेशल पर्पस से ही, किसी उद्देश्य के अंतर्गत ही हस्तांतरित होना चाहिए। थर्ड इज बेलमेंट कैन ओनली बी डन फॉर मूवेबल गुड्स एंड नॉट फॉर इनमूवेबल गुड्स और मनी। जो हमारा बेलमेंट है वह सिर्फ किसके लिए होगा, सिर्फ माल का ही निक्षेप किया जाएगा, यानी कि जो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है उसी का निक्षेप किया जा सकता है। यहाँ पर माल या गुड से तात्पर्य उस माल से है जो कि माल विक्रय अधिनियम या वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में परिभाषित किया गया है। तो इस परिभाषा में क्या कहा गया है कि प्रत्येक चल संपत्ति, यानी कि ऐसी संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, माल है। यानी कि मुद्रा तथा वाद योग्य दावों को छोड़कर प्रत्येक चल संपत्ति पर निक्षेप का अनुबंध लागू होता है। केवल चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी का ही निक्षेप किया जा सकता है। अचल संपत्ति माल नहीं होती है और इसलिए अचल संपत्ति का जो निक्षेप किया जाता है या जो हम किराए पे देते हैं अचल संपत्ति, वह बेलमेंट की परिभाषा में शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट इज देयर शैल बी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। निक्षेपी के द्वारा वस्तुओं का हस्तांतरण किया जाना अनिवार्य है। निक्षेप अनुबंध का प्रथम ही आवश्यक तत्व यह है कि अनुबंध में निक्षेपी द्वारा निक्षेपकर्ता ग्रहीता को माल की सुपुर्दगी या वस्तुओं का हस्तांतरण होना आवश्यक है। यदि निक्षेपी अपनी वस्तु ग्रहीता को नहीं सौंपता है तो उसे निक्षेप नहीं कहा जाता है। यानी कि इस अनुबंध में क्या आवश्यक है कि निक्षेपी द्वारा निक्षेप ग्रहीता को माल की सुपुर्दगी सौंपनी अत्यंत ही आवश्यक है, अन्यथा वह निक्षेप का अनुबंध नहीं होगा। इस मामले में एक जोधा कालिया पेरुमल बनाम विशा लक्ष्मी का एक केस लॉ है जो कि इसमें काफ़ी फेमस है कि किस तरह से निक्षेप के अनुबंध में वस्तु का हस्तांतरण होना आवश्यक है। इस मामले में क्या हुआ था कि एक स्त्री थी और उसने सोनार से अपने कुछ गहने बनाने के लिए देना चाह रही थी वह, तो कुछ पुराने गहने गलाकर नए बनवाने का अनुबंध किया। वह लेडी क्या करती थी, रोज़ सुबह कुछ पुराने गहने देती थी। प्रतिदिन शाम को जब कार्य समाप्त हो जाता था तो बने हुए या आधे बने गहने ले लेती और उसे एक डिब्बे या बक्से में बंद करके ताला लगा के सुनार के कमरे में ही रख देती थी। इस बक्से की चाबियां भी वह स्वयं अपने साथ ले आती थी। एक दिन जब वह सुबह गई तो उस लेडी ने क्या देखा कि गहने चोरी हो गए हैं। उसने सुनार पर वाद प्रस्तुत किया और कहा कि मुझे मेरे गहने मिलने चाहिए। अब आप बताइए क्या वह गहने मिलेंगे? न्यायालय क्या निर्णय लेगा इसमें कि सुनार का कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शाम को वह लेडी गहनों को अपने अधिकार में ले लेती थी। न्यायालय ने भी अपने निर्णय में क्या लिखा कि निक्षेप अनुबंध का मुख्य लक्षण होता है वस्तुओं का हस्तांतरण होना चाहिए, यानी कि वह वस्तु है निक्षेपी से निक्षेप ग्रहीता को पहुंचनी चाहिए, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं है।
इसलिए स्त्री जो है वह लेडी है, गहनों का मूल्य सुनार से प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी। अब यह आवश्यक नहीं है कि जो हस्तांतरण है भौतिक रूप से हो, कई बार रचनात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से, किसी भी रूप से वस्तु का हस्तांतरण किया जा सकता है। So, in the contract of bailment, what is necessary? There shall be a transfer of possession of goods. It is the essential element of the bailment. Next is अनुबंध के अंतर्गत ही हस्तांतरण होना चाहिए। सामान्य रूप से निक्षेप में वस्तुओं के अधिकार का हस्तांतरण किसी अनुबंध के अंतर्गत होता है और उनके बीच में जो दोनों पक्षकार हैं उनके बीच में जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वस्तु के हस्तांतरण को करने के लिए। नेक्स्ट इज किसी उद्देश्य का होना, यानी कि देयर शैल बी सम पर्पस। निक्षेप अनुबंध का यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। यह उद्देश्य स्वयं निक्षेपी का ही हो सकता है या निक्षेप ग्रहीता का भी। निक्षेप का उद्देश्य वस्तु की सुरक्षा, मरम्मत, उपयोग, परिवहन आदि कुछ भी हो सकता है। अस्थायी उद्देश्य, उद्देश्य कैसा होगा? अस्थायी होगा और जैसे ही वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा वह वस्तु वापस उसके मालिक को लौटा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर टू बेली, देयरफॉर बेलियर रिमेन्स द ओनर। इस अनुबंध में क्या होता है कि जो स्वामित्व है उसका हस्तांतरण नहीं होता है, सिर्फ वस्तु का हस्तांतरण होता है, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। निक्षेप अनुबंध का यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। निक्षेप अनुबंध में केवल माल के अधिकार का ही हस्तांतरण होता है। Bailey is bound to deliver the same goods back and not any other goods. यह भी एक बेलमेंट का इम्पॉर्टेंट लक्षण है कि बेली जो है उसे वही गुड्स वापस बेलियर को लौटाना होता है, कोई दूसरा नहीं। चाहे उसके रूप में परिवर्तन हो सकता है लेकिन माल वही रहेगा। जैसे हमने सपोज करो अपनी कार है जो रिपेयरिंग के लिए दी और रिपेयरिंग के साथ मुझे उसका कलर भी चेंज करवाना है, तो जो मैंने वाइट कार दी थी अब कलर होकर ब्लू होकर आ गई, लेकिन गुड्स तो मेरा वही रहा, कार वही रही है, उसका रूप परिवर्तन हो सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व है कि निक्षेपी को निक्षेपित माल को पुनः प्राप्त करने का अधिकार होगा अथवा निक्षेपी अपने आदेशानुसार उस माल की व्यवस्था करवाने का अधिकारी होगा। माल के निक्षेपी का द्वारा जो माल दिया गया है उस वस्तु को प्राप्त करने का अधिकार होता है अथवा उसे परिवर्तित रूप में प्राप्त करने का अधिकार रखता है। निक्षेप अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। निक्षेप अनुबंध में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए सौंप सकता है, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि वस्तु पर्याप्त सावधानी के बाद भी नष्ट हो जाती है तो निक्षेप ग्रहीता उत्तरदायी नहीं होता है। इसी प्रकार आकस्मिक घटनाएं हैं जैसे बिजली गिर गई, आंधी आ गई, वर्षा हो गई आदि के कारण भी वस्तु जो नष्ट हो जाती है तो निक्षेप ग्रहीता का कोई दायित्व नहीं होता है। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। द मनी डिपॉजिटेड in the bank shall not account to bailment, as the money returned by the bank would not be in the same identical notes, and it is one of the essential of the bailment that same goods are to be delivered back. सामान्यतः ऐसा जो हमारे एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि क्या बैंक में जमा धन निक्षेप होता है, तो हमें इसका आंसर क्या है कि बैंक में जमा धन निक्षेप है या नहीं है। बैंक में जो चालू खाते हैं अथवा स्थायी जमा खाते हैं अथवा बचत खाते में रुपए जमा कराने के लिए
दिया गया धन निक्षेप नहीं होता है। मुद्रा को माल नहीं माना जाता है। मुद्रा को माल नहीं माना गया है, जबकि निक्षेप केवल किसका होता है? माल का ही होता है। इसलिए मुद्रा का निक्षेप नहीं किया जा सकता और बैंक इन खातों में जमा किए जाने वाले नोट या अन्य मुद्रा को मूल रूप से चुकाने के लिए उत्तरदायी ही भी नहीं होती है। यानी कि हो सकता है कि जब हमने बैंक में एफडी करवाई है उस समय मैंने 2000 वाला नोट दिया है और जब मैंने उस जो एफडी है उसका रिटर्न लेने जाऊंगी तो हो सकता है कि बैंक मुझे 100 रुपीज़ के नोट में भी रिटर्न कर सकता है। इसलिए बैंक में जमा धन निक्षेप नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में क्या ज़रूरी है कि उसी रूप में जो वस्तु है, रूप परिवर्तन तो हो सकता है लेकिन वस्तु वही लौटाई जानी आवश्यक है, जबकि बैंक में हमें वही नोट वापस नहीं लौटाती है। इसी प्रकार से बैंक के लॉकर में जो धन रखा गया है या आभूषण रखे गए हैं वह भी निक्षेप के अनुबंध के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि हमने जब बैंक के लॉकर में धन रखा है तो हमने उसकी चाबी भी हमारे पास में रहती है। लॉकर की एक चाबी बैंक के पास रहती है, एक हमारे पास रहती है, और इसी तरह से भी हमने उस लॉकर में क्या रखा है हम कभी भी बैंक के अधिकारियों को नहीं बताते हैं। इसलिए बैंक में रखा गया धन निक्षेप नहीं कहलाता है। थैंक यू। आगे के बेलमेंट के इस लेसन के आगे के वीडियोस आप निरंतर देखते रहें और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।